अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद अनीशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे, खुश रहे, आबाद रहे। और जैसा कि नया साल शुरू हो चुका है, बहुत सारे लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। लोग यही एक दूसरे को कह रहे हैं कि आने वाला साल आप लोगों का बहुत खूबसूरत गुजरे, खुशियाँ आप लोगों को मिले, कोई मुश्किल ना आए आपकी ज़िंदगी में, हंसते बसते रहें। पर मैं एक चीज़ ये कहती हूँ कि जब भी नया साल होता है मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने घर पे हूँ, पर ये कोशिश कोरोना के टाइम पे तो कामयाब रही कि कोई मेरा शो नहीं था, तो इसलिए मैं घर पे ही होती थी। और फिर कल ये हुआ कि कल मैं घर पे नहीं थी जब नया साल टाइम हुआ और लोगों ने खूब जो है शोर मचाया और कॉन्सर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें हो रही थी, लोगों ने मुबारकबाद दी एक दूसरे को। तो मैं उस टाइम एक ही अमल करती हूँ कि अपने अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मेरा ये एक साल जो है, जो आने वाला साल है, ये बहुत खूबसूरत आप बना दें, वो सारी चीज़ें कर दें जो मेरे हक में बेहतर है। ना कि मैं लोगों को मुबारकबाद दूं कि आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। मैं अपने लिए अपने अल्लाह से मांगती हूँ, ये नहीं कहती कि आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरा नया साल अच्छा गुजरे। मैं समझती हूँ कि अल्लाह सबका है। अल्लाह से आप जितने दिल से अपने लिए खुद मांगेंगे इतना कोई नहीं मांगेगा। तो मैं अपने लिए जब भी कुछ मांगती हूँ तो मैं दिल से खुद मांगती हूँ, मैं किसी को नहीं कहती कि मेरे लिए दुआ करे, क्योंकि अपने लिए जितने दिल से मैं दुआ करूँगी कोई और नहीं करेगा। कोशिश करें, इस तरह के दिन होते हैं तो कुछ ऐसे अमल करें जो आने वाला साल, आने वाले दिन आपके लिए बहुत अच्छे गुजरे। उम्मीद यही करती हूँ कि सबके साल जो अभी इंशाल्लाह गुजरेगा बहुत अच्छा गुजरेगा। कल की रात बहुत ज़बरदस्त वाली ठंड, इतनी सर्दी और इतना मज़ा, ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इसी तरह ज़िंदगी हम सब की गुजारता रहे और मेरी ज़िंदगी भी इसी तरह खुशियों से गुजरती रहे, आमीन। अच्छा जी, आज का भी बड़ा बेहतरीन शो होने वाला है, बहुत अच्छा शो होने वाला है, यकीनन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो मेरे साथ जो हमारे पहले गेस्ट मौजूद हैं, तज्जियाकार है, उनका नाम है अनवर खुर्शीद। उनको मैं अपने शो पे वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हैं, पीटीआई से उनका ताल्लुक है, मुमताज़ गोपांग। उनको भी वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक ठाक, ठाक। बिल्कुल अच्छा, सही। सबसे पहले तो आप दोनों ने मुझे ये बताना है कि नए साल, जब वो नया साल होता है और लोग जो है वो सी व्यू पे पहुंच के फायर कर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, सारी चीज़ें होती है ना, उस टाइम आप किस तरह से अपना नए साल के वो लम्हे गुजारते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नया साल जो कुछ लोग कहते हैं कि जी नया साल नहीं मनाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं मनाना चाहिए। तो ये कोई ऐसा कोई ना तो रिलीजियस इवेंट है और ना ही कोई सोशल या किसी तरह का माशरती मुआशी किसी किस्म का कोई इवेंट नहीं है। बस ये ऐसी एक साल ख़त्म हो गया, दूसरा साल आ गया, तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इसको इसको उस तरह से मनाना शुरू कर दिया, खुशियाँ। तो असल में हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि लोगों से खुशियाँ जो है ना छीनती जा रही हैं। हुकूमतें हैं, सुपर पावर्स हैं, जो वो लोगों की खुशियाँ छीनती जा रही हैं, तो लोगों के अंदर वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो कोई ना कोई ऐसा इवेंट खुद क्रिएट कर लेते हैं ताकि ये एक खुशी का दूसरे एक पर मौका। खुशी का एक एग्जैक्टली। देखें, आप देखें वो आतिशबाजी हो रही थी, फायरिंग हो रही थी, लोग गाना बजाना कर रहे थे, सड़कों पे वैसे निकले होते। खुशियाँ तो करने दें, सबको करने दें, मगर लिमिट में रह के। लिमिट हर में, चीज़ की ताकि किसी को नुकसान भी ना किसी हो। दूसरे को हादसे भी हो जाते हैं, हाँ, ऐसी चीज़ दूसरे को सिचुएशन। नुकसान ना हो। कुछ जैसे वन व्हीलिंग करते हैं सलेंसर की, और सलेंसर को वो निकाल देते हैं अंदर से, उसकी जो वो सलेंसर होता है वो निकाल देते हैं, मोटरसाइकिलों की आवाज़ आती है, फिर इकट्ठे होके छेड़छाड़ करते हैं, सड़कें ब्लॉक करते हैं। वो तो इस किस्म की चीज़ें वो नहीं होनी चाहिए, मगर खुशी सबको मनानी चाहिए, होनी चाहिए, क्योंकि इसका ना कोई रिलीजन से इसका ताल्लुक है, ना किसी किसी और यानी कि सोशल कोई ऐसी इवेंट है कि जो मनाता है मनाता रहे। और हम लोग तो बस देखते हैं कि कब होगा, आमतौर पे तो सो जाते हैं हो सकता है हम। सर आप भी जवानी में बड़े मनाते हो। नहीं अब तो शादी हाँ, के बाद बंदा जवान रहता कहाँ है? नहीं फिर तो नजर ये होती है ना, बात नहीं है। जब हमारा हाई हमारे कमांड की ज़माने नजर में, होती है ना। जब हम जब जवानी की एज में थे तो उस वक्त ये इवेंट हमने देखा भी नहीं था। अच्छा, ये इवेंट पहले हमने नहीं सुना था ना अब देखा ज्यादा था। हो गया। अब डे बाय डे मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे लोग एक एक तरफ से लोग कहते हैं, एक जनरल कंसेप्ट है कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, माशरती
और माशी जो इनके ऊपर दबाव आ रहा है, उसकी वजह डिप्रेशन में जाने की वजह से इस तरह से एक इवेंट क्रिएट कर लिया ठीक है। लोगों ने। अच्छा, आपने छेड़छाड़ का भी कहा, तो मैं आपसे छेड़छाड़ पे एक सवाल करूंगी, पर उससे पहले बताएं कि नया साल आप किस तरह से स्टार्ट करते हैं अपना नया साल? क्या एक्टिविटी होती है? दोस्तों के पास होते हैं, फैमिली के पास होते हैं, क्या चीजें होती है? थोड़ा सा ढका छुपा बताइएगा। मतलब बहुत ज्यादा सच्चाई भी नहीं बतानी ना, बात ये है। नहीं, तकरीबन मेरे ख्याल में हैप्पी न्यू ईयर जो है, जैसे खुशी साहब ने भी कहा, तो मेरा भी यही होता है। मैं तकरीबन दोस्तों के साथ मनाता हूँ, है ना? और दोस्तों के साथ होते हैं तो अच्छा हल्ला गुल्ला होता है, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं होती जो हम ये समझ रहे हैं कि किसी दूसरे लोगों को किसी जगह पे नुकसान हो या ऐसी चीज़ हो। दो तीन चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि एक तो ये जो हवाई फायरिंग होती है, इस पे थोड़ा सा आदमी को रखना चाहिए, क्योंकि 12 बजे बहुत सारे लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, वो अपने घरों में सोए होते हैं। ये मिनिमम लोग होंगे जो बाहर भी होते हैं और घरों से भी बाहर होते हैं और इवेंट्स में भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं आपके वो घरों पे होते हैं, बच्चे होते हैं। फायरिंग होती है, उससे बहुत सारे नुकसान भी, आप सुबह को हम अपना न्यूज़ देखते रहते हैं कि यहाँ पे ये हुआ, इस तरीके से। या रोडों पे जो चीज़ें होती हैं, सपोज करें कि वन व्हीलिंग हो गई, दूसरी चीज़ें हो गई और इस तरीके, वो इवेंट नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी इवेंट हो, जो भी इवेंट हो, जिससे किसी भी एक इंसान की खुशी हो और उसको खुशी महसूस हो, वो इवेंट होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये ज़रूरी भी है, जरूरी भी है, खुशी बिल्कुल मिलनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक छेड़छाड़ पे, अब जब उन्होंने छेड़ा छाड़ा तो मुझे बात याद आ कि मुझे नहीं छेड़ा छाड़ा, बात छेड़ा छाड़ा छाड़ी की है। अच्छा ये बताएं, एक चीज़ पे मैं आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगी। जिस तरह के केसेस हम लोग सुनते हैं, मैं अब शो भी कुछ इस तरह की कर रही हूँ कि लोग कांटेक्ट करते हैं, बातें करते हैं। लड़कियाँ मुझसे, बहुत सारी अक्सर लड़कियों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि कभी किसी से कोई ताल्लुक था, दोस्ती थी, या कभी, आपको पता है सोशल मीडिया जब से इतना एक्टिव हुआ है, हर किसी के पास, हर बच्ची के पास स्मार्टफोन है। मुझे ये बताएं, अगर किसी लड़की की किसी वक्त में कोई किसी से दोस्ती हो गई लड़के से, या कोई रिश्ता बन गया और आगे जाके नहीं बन पा रहा, नहीं आगे साथ चल सकते, दोनों की एक जैसी नहीं है सोच, तो उसके बाद अगर ब्लैकमेलिंग की चीज़ अगर आती है, लड़का ब्लैकमेल करता है कि अगर तुमने ये चीज़ ना की तो मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा, अगर तुमने उससे बात ना की तो तुम्हारे अब्बा को बता दूंगा, या इस तरह की चीज़ें आती हैं, या तुम्हारी चैट वायरल कर लूंगा, या तुम्हारी तस्वीरें, या XYZ कोई भी चीज़ हो सकती है। तो उसके लिए आप ये बताएं कि कानून किस तरह से सेफ करता है इन औरतों को, इसके ऊपर क्या काम हो रहा है? असल में ये जो चीज़ है, ये सोशल मीडिया के बाद बहुत आ गई है जी। और इसकी ज़्यादातर जो है इस वक्त जो है ज़रूरत महसूस हो गई थी, और इस पे बड़ा ज़बरदस्त अच्छा है कि जो है बना हुआ है, ऑर्डिनेंस भी आया हुआ है उसमें, अपना साइबर क्राइम के नाम से ना। तो साइबर क्राइम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वो आपकी जो चैट होती हैं, जो आपके व्हाट्सएप्स होते हैं, जो भी आपकी सारी चीज़ें होती हैं ना, उस पे ये सारा साइबर क्राइम जो है ना, पूरे का पूरा लॉ है, उसमें सेक्शंस हैं। ख़ास तौर पे मेरे ख्याल में 14 है, 18 है, 19 है, 24 है। इस तरीके के सारे सेक्शन हैं कि आप किसी की कोई तस्वीर, कोई किसी की वॉइस, कोई दूसरी चीज़ें अगर किसी भी जगह पे अगर वायरल करते हैं, यूट्यूब या दूसरी जगहों पे, या किसी और आदमी को भेजते हैं, या आप उसको डायरेक्ट ब्लैकमेल करते हैं कि आप मेरी मोबाइल से आपके पास आ गई, इसका मकसद है कि मैंने अब वो जो चीज़ है वो उस जुर्म में आती है साइबर क्राइम में। और उसमें मेरे ख्याल में अभी एक जगह पे बेल एप्लीकेशन ऐसी आई थी, उसमें ऐसा ही वाक़या था, सेम थिंग के एक अपना लड़का था वहाँ से बहावलपुर से, और लड़की यहाँ से कराची की थी। इस तरीके से फिर वो चैट हुई, फिर वो मैरिज हुई, फिर मैरिज में फिर डिवोर्स हुई। वो सारी चीज़ें होने के बाद भी वो फिर आगे पीछे वो लड़का कर रहा था उसको कि मैं तुम्हारी, अगर ये होगा नहीं होगा तो मैं ये आपकी कर दूंगा। फिर बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो फैमिलीज़ की हवाले से या दूसरे अपने चीज़ों को ऊपर या बाहर नहीं निकालने की वजह से वो कोर्ट में नहीं जा सकती। अगर वो कोर्ट में जाएगी और वो सारी चीज़ें जो सबूत हैं जो उसमें सेक्शंस में हैं, तो मेरे ख्याल में सज़ा हो जाएगी। और वो बड़ा, इस वक्त तो हाई कोर्ट तक तो उनकी बेल रिजेक्ट हो जाती है साइबर क्राइम की। हम समझते हैं कि बहुत छोटा क्राइम है, लेकिन ये बहुत बड़ा क्राइम है। इस पे
जो हमारे जुडिशरी है ना, उसकी बड़ी आंखें हैं कि उनको बारीक बीनी से इन केसेस को देखते हैं कि इस किस्म के केसेस दोबारा ना आए, कि इस तरीके से इनको हम सजाएं दें या दूसरी चीज़ करें कि दूसरी कोई इस तरीके से। अच्छा, आज इस चीज़ पे बात करने का मकसद ये है, कुछ लड़कियों ने मुझसे कांटेक्ट किया, मुझसे बात की कि इस तरह से हमारी इन्फॉर्मेशन, जिससे कोई सिलसिला था उसने हमारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई, मेरे घर की इन्फॉर्मेशन निकलवाई, मेरी फैमिली की, मेरे फैमिली के नंबर्स निकलवाए, और बकौल उस लड़के के कि भाई मैंने तो एजेंसी के थ्रू आपसे आपके लिए निकलवाई या किसी इदारे के थ्रू। तो आप मुझे बताएं कि इस तरह की चीज़ें, तो खैर मैं तो मानती नहीं कि कोई किसी की ज़ातियात में एजेंसी कोई इदारा काम करेगा, ये मेरा दिल नहीं मानता कि किसी की पर्सनल चीज़ में अगर आप किसी एजेंसी किसी इदारे की भी हैं तो वो इदारा आपको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो आपकी ज़ाती ज़िंदगी है, कोई क्राइम नहीं है कि जिस पे वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपका साथ देंगे। इस पे आप बताएं कि अगर कोई इस तरह का किसी को डराने के लिए कि मैं इतना पावरफुल हूँ और मेरे साथ इतने लोग हैं, तो उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये आज बच्चियों का थोड़ा सा मैं डर निकालना चाहती हूँ कि खुदकुशियाँ ना करें, अपने आप को मारे ना, या किसी लड़के की ब्लैकमेलिंग पे कोई गलत काम ना कीजिएगा, अपनी इज्जत खराब ना कीजिएगा। ये आज आपसे बात करने का मकसद ये उन लड़कियों के लिए है। मैं समझता हूँ, देखें ये तो बिल्कुल हकीकत है कि हमारी एजेंसीज या दूसरे जो भी हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं वो कभी भी ऐसी चीज़ नहीं करेंगे, और ख़ास तौर पे इस मामलात के लिए सवाल ही नहीं पैदा होता। छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं किसी जगह पे, किसी के कोई इन्फ्लुएंस, कोई ऑफिसर बैठा है, कोई छोटी मोटी चीज़, उसको कोई नंबर, सेल नंबर मिल गया। लेकिन आजकल देखें ये सारी चीज़ें अब इतनी हद तक तो हम और आप भी कर सकते हैं ना। आजकल वो NIC लगाएं, एक NIC लगाएं, उसका सारे फैमिली का NIC नंबर्स आ जाएंगे। आप नंबर्स उसके NIC नंबर लगाएं, उनके सारे मोबाइल उसके नाम पे जो रजिस्टर्ड होंगे वो आ जाएंगे। अच्छा, उस पे लगाएं, उनकी एड्रेस आ जाएगी, शोज हुई होगी। तो ये तो आजकल तो नेट से ही हो जाता है सारी चीज़ें। बाकी ऊपर लेवल की कोई, जैसे उनकी कोई वीडियोस या उनकी कोई आवाज़ या वॉइस या कोई इस किस्म की है, तो वो दूसरी चीज़ देखें। मैं भी यही कहता हूँ, और मैं अप्रिशिएट भी आपको करूँगा और एक एडवाइस भी करूँगा ना इसमें। देखिए ये हकीकत है कि इस वक्त जब हम बैठे हैं, हकीकत ये है कि बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारे लोग कानून या बहुत सारी चीज़ें वो ये समझते हैं कि हम जाएंगे तो फंस जाएंगे, ये होगा वो होगा। नहीं, ये डर है, सिर्फ ना डर है। ये डर जिस दिन ये डर निकाल दें, और आप जो प्रोग्राम करती हैं ये ज़रूर करें। इसमें बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस पे है, दूसरी है अपना चाइल्ड के हवाले से है, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है। ये अवेयर आप करती रहेंगी तो वो लोग जो हैं, वो लड़कियां जो हैं, इससे ऊपर निकल के आएंगी। और इस वक्त वाहिद एक ही जुडिशरी है जो हर आदमी की आवाज़ सुनती है, और तकरीबन हर जो वायलेंस है, जो भी क्राइम है, वो चाहे छोटे से छोटा क्राइम हो, बड़े से बड़ा क्राइम हो, फैमिलीज में हो, दूसरी चीज़ हो, उस पे सब पे लॉ आ चुका है। लेकिन इम्प्लीमेंट तब होगा जब हम कुछ मांगने जाएंगे, कोर्ट तो होगा ना। अगर हम घर पे बैठ के कहेंगे भाई अभी मेरे साथ ये जुल्म हो गया और मुझे कोई इंसाफ ना मिला ना, तो ऐसे नहीं होता। इंसाफ के लिए थोड़ा सा आगे 2 कदम जाना पड़ता है, उसके बाद ही सारी चीजें। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपकी तरफ भी आऊंगी। इसी पे थोड़ा एक सवाल मैं आपसे करती हूँ। जो बच्चियां, कवारी बच्चियां हों या जो भी XYZ, अब मैं ये नहीं कहूंगी ना कवारी बच्चियां, हो सकता है कोई शादीशुदा हो तो कोई कवारी बच्ची और वो चाह रही है कि अगर मैं ये कंप्लेन भी करूं पर मेरे घर में किसी को पता ना चले और ये मामला हल हो जाए, क्योंकि एक होता है कि बच्चियों के लिए मुश्किल पेश आ जाती है जब घर में ऐसी बातें पहुंच जाती है। तो मुझे बताएं उनके लिए क्या है कि घर में भी पता ना चले और मामला भी हल हो जाए, कंप्लेन आगे भी चली जाए और मसला भी हल हो जाए, उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें। ये आज मैं पूरा बच्चियों का डर निकालूंगी। नहीं, पहले तो बच्चियों को जब वो स्कूल में जाती हैं, हाई स्कूल में जाती हैं, जब कॉलेज में जाती हैं, जब उनकी इतनी एज हो जाती है, तो उनको उसी वक्त सोचना चाहिए। और जो बड़ी बच्ची हैं, उनकी बड़ी बहनें हैं, वालदा है, और बड़ी कज़न्स होती हैं, वो उनको थोड़ा बहुत समझाएं इन कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में कि अगर ऐसा किया तो ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है और आगे चल के नुकसान दिया जा सकता है। तो वहाँ से उनको अवेयरनेस वहाँ से देनी शुरू कर दें। ये बिल्कुल डेली बेसिस पे माँ अपनी बेटी को समझाती जाए, या जो भी घर में बड़ा है वो समझाता जाए कि देखना ये बाद में कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हारे लिए अच्छे नहीं होंगे।
और अगर किसी के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारे यहाँ जो पुलिस का भी एक सिस्टम है कि वुमेन पुलिस स्टेशंस हैं कराची शहर के अंदर, तो जो करीबी वुमेन पुलिस स्टेशन हो वहाँ पे जाएं। वहाँ पे जाकर जो उनका वहाँ पे SHO होती हैं, SSP भी होती हैं, SP भी होती हैं, जो भी कंसर्न हैं उनसे पहले मिलें, उनसे बात करें, उनको कॉन्फिडेंस मिले, उनसे बात करके उनको सब कुछ बताएं। अगर कोई लॉयर को हायर करना है, उसको लेना है पैनल पे, उनको लेके तो फिर उस तरह से वो बात करें। एजेंसियाँ ऐसे नहीं होता है कि वो डिस्क्लोज़ कर देंगे या कुछ ऐसे कर दें, क्योंकि इंसान से बाज़ औक़ात नादानी में कोई ऐसी बात हो जाती है तो उसको काउंटर करने के लिए पता न चले, तो असल में प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि बच्चियां जो उन्हें सहम जाती हैं कि माँ बाप की इज़्ज़त उछलेगी और बातें होगी, तो उनको ऐसे किसी बड़े के पास जाना चाहिए। पहले तो अपने 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 जो करीबी लोग हैं ना, जैसे कोई करीब की सहेली है, किसी सहेली की वालदा है या कोई फुफ्फो है, खाला है, इस किस्म की जो जहाँ तक वो पहुँचे वहाँ पे जाके अपने दिल की बात वहाँ तक कर लेंगे जो कि उनका राज रख सके। फिर उनसे मशवरा ले के आगे जो भी तरीक़ाकार है, और एजेंसियाँ बड़ी इस वक्त मुतहरक हैं इस मामले में। ख़ास तौर पे उस दिन मुझे किसी शख्स का लड़का था, उसका मुझे फ़ोन आया, पहले मेरे पास काम करता था, अब कहीं और काम करता है, तो उसने मुझे कहा कि सर एक मसला हो गया है, मुझे कॉल आई है। तो उन्होंने कहा तो हम तुम्हें देख लेंगे, मेरे नाम साहब हर तरह से मुझसे बात की, मैं FIA से बात कर रहा हूँ और मैं तुम्हें देख लूँगा, ज़रा होशियार रहना। मैंने को और क्या कहा सर, यही कहा। वो बच्चा परेशान था, यंग लड़का है, गैर शादीशुदा, परेशान था। मुझे उसने फ़ोन किया, मैंने कहा नंबर तो मुझे दे सकते हो ना? सर नंबर दे सकता हूँ। मैंने कहा तुम नंबर दो, FIA का होगा, जो भी होगा मैं बात करूँगा। मैंने उस नंबर पे बात की। जब मैंने वो नंबर डायल किया ना, तो मेरे नंबर पे उसका नाम आ गया, बंदे का कोई भी नाम था उसका, जो भी वो नाम भी आ गया, वो ट्रू कॉलर की वजह से। तो मैंने नाम से उसको फ़ोन कहा, जो भी नाम था, सपोज़ दानिश। मैंने कहा दानिश भाई क्या हाल है? मैं अपना पूरा डेजिग्नेशन बता के, मैंने अपना नाम बता के, मैंने कहा जी सर क्या है? मैंने कहा तुम इस फलां लड़के को ज़ीशान को जानते हो? उसने ये इस तरह से क्या सर वो सॉरी मैं तो मजाक कर रहा था उसके साथ, वो तो मेरा पक्का दोस्त है। तो मैंने कहा क्या तुम्हारा नाम क्या है? कहता है यही सर मेरा यही नाम है। मैंने कहा तुम उसको अभी कॉल करके बताओ कि मैंने कॉल की थी। तो इस तरह से बाज़ औक़ात वो ऐसी जगहों पे जाएं, ऐसे लोगों के पास जाएं जो उनको फ़ोन करके उनको बोले। मैं 2-4 केस मैंने ऐसे मेरे पास आए हैं, मैंने उनको फ़ोन शोन किया तो ठंडे ठार होकर साइड पे बैठे। और दूसरी चीज़ आज मैं ये आप लोगों को आपका हौसला बढ़ाने के लिए, हालांकि मेरा आज का ये टॉपिक नहीं था और मैंने अपने गेस्ट को भी नहीं बताया था, मैंने एकदम से ये टॉपिक छेड़ा कि मैं पहले इनको तैयार नहीं करती और अब मैं अपने टॉपिक की तरफ भी ज़रूर आऊँगी, वो सवाल भी करूँगी जो आपसे करने। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बहादुर बनाने के लिए औरतें बहादुर हो जाएँ। अगर गलती होती है तो अल्लाह भी माफ़ करता है। तो ये कौन होते हैं कि आपको कैद करके रख ले? हम जहां बैठे हुए स्क्रीन पे हमें 10 लोग मिलते हैं, 10 लोग गलत एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं, हमारी फेसबुक से यहाँ से तस्वीरें उठा के एडिट करके बहुत ज़्यादा ब्लैकमेलिंग की चीज़ें होती हैं। हमारे साथ तो बहुत ज़्यादा होती हैं, पर मेरे साथ जब भी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने कहा जो करना है कर लो, मुझ में हिम्मत हुई तो मैं तुम लोगों को देख लूँगी। आप अपने अंदर इतनी हिम्मत लाएं कि खौफ ना करें, डरे ना, गलत फैसला ना करें, गलत की तरफ आगे ना जाएं। जितना उनकी सुनेंगे उतनी खराबी की तरफ जाएंगे। कोशिश करें कि कोई अच्छा फैसला लें, है ना? अच्छा, इसी के साथ मुझे ये बताएं, एक अच्छे बुरे फैसले पे मैं जरा अच्छी सी बात कर देती हूँ। ये मुझे बताएं, हुकूमतों को तो और स्कूल खोलने चाहिए थे, खोलने के बजाय स्कूल बंद किए जा रहे हैं। ये क्या मतलब? वो एजुकेशन का तो बड़ा वो कहा कि तालीम का यकसा निज़ाम बनाएंगे तालीमी, तो वो क्या यकसा निज़ाम? अब तो स्कूल बंद हो रहे हैं। ये जो हमारी हुकूमतें हैं ना, इनके पास जो प्रायोरिटी है ना, प्रायोरिटी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि हमें कुर्सी मिले। वो उनको अपनी पावर में आने के लिए, कुर्सी के लिए वो अपना तन मन धन एक कर देते हैं, पैसा भी खर्च कर देते हैं और वो पावर में आ जाते हैं। मगर पावर में आने के बाद उनके अंदर जो गवर्नेंस का फुकदान है ना, उनके अंदर उन चीज़ों का, प्लानिंग का, इम्प्लीमेंटेशंस का, चीज़ों का बहुत बड़ा इस वक्त फुकदान चल रहा है। स्पेशली हमारी जो गवर्नमेंट है, उसका लेवल कोई भी हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, दोनों जगहों पे ये मामला चल रहा है। हमारे 1973 के आइन में आर्टिकल 25A
में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि 5 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चे की जो तालीम है उसको देना कंपलसरी है, और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कानून के अंदर रहते हुए। अब स्टेट को चाहिए कि वो बच्चों को स्कूल में लाए और उनको फ्री एजुकेशन दे, और जिस तरह से भी दे उनको एजुकेशन दे, कोई लाभ बनाए, जो भी करे। और एट द मोमेंट तकरीबन हमारे तकरीबन 80 मिलियन बच्चे हैं कम व बेश जो कि स्कूल जाने के जिनकी एज ये है 5 साल से लेकर 16 साल तक की, और उसमें से तकरीबन 2 करोड़ बच्चे 20 मिलियन बच्चे स्कूल जाते ही नहीं हैं। अब हुकूमत का काम है, हुकूमतों का काम है कि इन बच्चों को स्कूल में लाएं, किसी तरह भी लाएं। वो काम कर रहे हैं, वो चाइल्ड लेबर पे लगे उस हिसाब से हैं, या किसी भी वजह से वो नहीं पढ़ रहे, तो उनको स्कूल की तरफ लाएं। जब अब क्या हो रहा है, अब मैं सबसे पहले आपको मेरे पास 2 बड़ी मिसालें मौजूद हैं, एक फेडरल गवर्नमेंट के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, और दूसरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हिसाब से। तो पहले मैं सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जो बात है वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में एक आर्डर पास किया था कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी 42 छावनियाँ हैं, कैंट हैं, इसके अंदर जितने भी स्कूल जो रेजिडेंशियल एरिया में चल रहे हैं उनको फ़ौरन बंद कर दिया जाए। फिर उसकी आगे डेट चलती गई, तो उसको लास्ट डेट उन्होंने दी थी 31 दिसंबर 2021। 31 दिसंबर 2021 को आखिरी दिन होगा उन स्कूलों को, उनको बंद कर दें। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दे दिया, और इसके साथ ये नहीं बताया कि उन बच्चों को गवर्नमेंट जो अपने दूसरे स्कूलों में लेगी, किस किस स्कूल में लेगी। और तकरीबन ये 42 कंटोनमेंट हैं जिसके अंदर तकरीबन 40 लाख बच्चे पढ़ते हैं, कोई 20,000 के कम बेश स्कूल हैं, और तकरीबन 3 से 4 लाख इसके टीचिंग और बाकी लाइट स्टाफ है जो कि अब बेरोज़गार है आज से, और बच्चे स्कूल में आज नहीं है। आल्दो जो पंजाब है उसके अंदर तो 3 तारीख से छुट्टियां हो रही हैं, विंटर वेकेशन, और 1 हफ़्ता ऐसे गुजर जाएगा। अगर 1 हफ़्ते की हैं या 2 हफ़्ते की हैं तो स्कूल तो बंद ही रहेंगे। मगर कंटोनमेंट का जो अदारे हैं, कंटोनमेंट बोर्ड जिसे कहते हैं, उन्होंने उन स्कूलों पे पक्का ताले लगा दिए। बल्कि पिछले दिनों के एक स्कूल में उन्होंने ताला लगा दिया, प्रिंसिपल उसकी वाइफ और बच्चा अंदर ही थे, बाहर से ताला भी लगा दिया। वो काफ़ी दिन असबे बेजा में रहे वो लोग। मीडिया में पता है सब कुछ चीज़ का। अब पिछले महीने की दिसंबर की तकरीबन कोई डेट थी, मिड दिसंबर की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस लगा हुआ था कि आप इस पर नज़रसानी करें और इसको कुछ एक्सटेंड करें डेट को, या आप इसके मुतबादल कुछ बताएं। तो वो जिस दिन लगा हुआ था तो उस दिन वो सुप्रीम कोर्ट का बेंच पूरा नहीं हो सका। 3 जजेस का बेंच था, उसमें से एक जज बीमार हो गए तो वो हियरिंग ही नहीं हुई। अब एक इतना बड़ा अदारा जो कि एक लेवल पे आता है कि जो बड़े अदारे होते हैं, कहते हैं कि गवर्नमेंट है या सहाफ़त है और जुडिशरी है, ये 3 सतून है मुल्क के, तो उसमें से एक सतून का इतना बड़ा अदारा, उसमें एक जज अगर बीमार हो गया तो उस दिन वो कोर्ट में हियरिंग ही नहीं हुई। ये तरीक़ाकार वो गवर्नेंस के फकदान की तरफ आता है। अगर वो जज नहीं तो उस दिन दूसरा जज आ जाए। इसी तरह अगर हम पाक फ़ौज को देखें कि पाक फ़ौज अगर कमांडर, पिछली हम जंगों को देखते आए, अगर कमांडर शहीद हो जाता है या मर जाता है, किसी दूसरी फ़ौज को भी देख लें, तो उसके बाद 2nd इन कमांड आ जाता है, 3rd इन कमांड आ जाता है, आखिर तक सिपाही तक वो लड़ते हैं। यहाँ पे एक जज को ज़रा सी तकलीफ़ हुई, माजरत के साथ ऑनरेबल कोर्ट्स हैं, एक जज को ज़रा सी तकलीफ़ हुई तो उसको केस को समझा नहीं कि केस है किस किस्म का, कि 1 तारीख उसकी डेट अभी दे दी इन्होंने 5 जनवरी के 5 दिन वो स्कूल बंद रहे। ज़रूरी नहीं है कि पंजाब के कंटोनमेंट पूरे पाकिस्तान में, और यहाँ पे कराची में जो स्कूल खुल रहे हैं वो 3 तारीख से खुल रहे हैं। 3, 4 और 5 को क्या ये स्कूल बंद रहेंगे जो बाकी कंटोनमेंट्स में हैं? तो जजेस को भी सोचना चाहिए कि ये। दूसरी बात यह है कि जजेस को ये देखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि जब आप एक 40 लाख बच्चों को स्कूलों को शट डाउन कर रहे हैं, उन 40 लाख बच्चों को आपने अल्टरनेट अपने उस आर्डर में क्या कहा है? क्या आपने उसको पूछा है? यहाँ पे नस्ला टावर आपने तोड़ा है
नस्ला टावर क्योंकि गलत बना था और ये स्कूल भी गलत होंगे क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया में हाँ। कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ठीक। बिल्कुल गलत है। अब नस्ला टावर आपने तोड़ा और इसके पीछे से आपने पकड़ने शुरू कर दिए हैं बिल्डर और वो टाउन प्लानर और जो सिंध के बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लोगों को कि जिन्होंने इसके ऑर्डर की। अब जब टाउन प्लानिंग पे आते हैं कि छावनी के अंदर कितने लोग होने चाहिए, उसके लिए कम्युनिटी प्लाट्स होते हैं, उस प्लाट्स के ऊपर कितने स्कूल आपने उसको अप्रूव करवाए हैं, वो बच्चे उन स्कूलों में क्यों नहीं गए? उस क्योंकि आपकी टाउन प्लानिंग गलत थी छावनियों की, जिसकी वजह से वो स्कूल वहाँ पे ज़्यादा होते रहे, लोग ज़्यादा रहे हैं। अगर किसी को कोई तकलीफ़ है, अगर स्कूल के खुले होने से स्कूल में अगर छुट्टी के टाइम पे या सुबह आते वक्त अगर वहाँ पे रश लगती है तो रश तो आपकी बाज़ारों में भी होती है। आप देख लें अगर कायदाबाद कराची में अगर एक कोई मरीज़ है तो उसको वहाँ से 15 से 20 किलोमीटर है जिना अस्पताल, उसको पहुँचने में अगर 100 की स्पीड से भी चले तो 10 मिनट लगते हैं एम्बुलेंस को पहुँचने में, मगर एम्बुलेंस कभी घंटे से पहले नहीं पहुँच सकती वहाँ पे। यहाँ पे रश है कि आप ट्रैफिक को हटा देंगे, हर 24 घंटे की ट्रैफिक है शारा फैसल पे, तो वो चीज़ें देखना कि जी मैं अपने मरीज़ को नहीं ले जा सकता तो आगे स्कूल की ट्रैफिक है या कोई भी चीज़ है, ठीक है आप स्कूल बंद करें, मगर मेरी रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और आर्मी चीफ से भी, क्योंकि उनका भी ताल्लुक है छावनियों के साथ, और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से कि उनका पूरे पाकिस्तान के साथ ताल्लुक है, इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। तो इन स्कूलों को आप उस वक्त तक चलता रहने दें जब तक इनके मुतबादल आप नहीं दे सकते। आप मुतबादल इनकी जगह दें, इनको मुतबादल स्कूल दें, वहाँ पर इनको शिफ्ट करवाएँ छावनियों के अंदर ही। ये ना कहें कि आप उठा के इसको मिसाल के तौर पर रावलपिंडी की मैं बात करूँ तो उठा के टेक्सला में स्कूल खोल दे, पिंडी कैंट से टेक्सला बच्चे भी नहीं जाएंगे, टीचर्स भी नहीं जाएंगे और पेरेंट्स भी वहाँ पे नहीं जा सकेंगे। तो एक लायामल ऐसा तय करें, उस वक्त तक आप इसको स्टे दें जब तक कि आप इनको मुतबादिल जगह नहीं दे सकते। ठीक है जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? बस मेरा तो यही है कि देखिए सारी चीज़ें तो रशीद भाई ने बोल दी हैं, लेकिन पहला फुकदान जो वो ही होता है कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो फर्स्ट एंड ऑल वहाँ पे ही हमारी बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, और ख़ास तौर पे हर जगह पे। अब जैसे कंटोनमेंट का इलाका है, वो तो कंटोनमेंट का इलाका तो मेरे ख्याल में किसी भी दूसरी गवर्नमेंट के पास होता ही नहीं, और वो कंटोनमेंट तो डायरेक्ट आर्मी के पास होता है, और प्लानिंग और सारी चीज़ें जो है मेरे ख्याल में उनमें तो सारी अंदर की इन्वॉल्वमेंट होती है पाक आर्मी की। तो अगर स्कूल्स के इस तरीके के मामलात हैं तो वो तो बहुत मेरे ख्याल में उनको भी सोचना चाहिए था जब प्लानिंग हो रही है, और अंदर से वो। अब कोर्टों का मसला ये है कि कोर्टों के पास जो भी इरेगुलेटरी आएगी, कोई भी गलत चीज़ जहाँ पे भी हुई है, तो मेरे ख्याल में कोर्ट तो उस पर, जैसे नस्ला टावर है, देखें नस्ला टावर वो बिल्कुल मैं कहता हूँ कि ऐसी जगह पे बना हुआ था कि मैंने सच बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं था नस्ला टावर का। मैं वहाँ से गाड़ी में गुजरा तो मैं सोचता हुआ आया कि ये बिल्डिंग कैसे बनी है। मुझे तब तक पता नहीं था ये नस्ला टावर है, उसका केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ये मुझे पता ही नहीं था। तो मैंने कहा ये किस जगह पे बनी है, और आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो तो बिल्कुल फुटपाथ के ऊपर है, और वहाँ से वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ऐसी बहुत सारी रेगुलेटरीज हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, और इनको कौन, अब हमारा तो आखिरी इदारा तो सुप्रीम कोर्ट का ही है ना, तो कोर्ट्स का है, तो उस हवाले से मेरे ख्याल में जो अब प्लानिंग हो, जैसे अब दूसरी बहुत सारी चीज़ें आगे आ जाएंगी, तो मेरा कहना ये है कि जो भी प्लानिंग है वो चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, उनके डेवलपमेंट के काम हो, या पाक आर्मी के जो भी ये छावनियों के काम है, उनमें कोई ऐसी इरेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए। और आज से भला आगे जो हो गया, आज से वो ना करें, कम से कम तो ऐसे वाक़यात ना हो कि इतने बड़े स्कूल बंद हो जाएं और वो जो स्टूडेंट्स हैं या दूसरे उनके पेरेंट्स परेशान होंगे। अब इतने लोग कहाँ पे जल्द से जल्द जो है जा सकते हैं, तो इसके लिए तो मेरे ख्याल में होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का जब तक है कि देखें वो भी सारी चीज़ें वहीं पे ही शिफ्ट होती हैं, केसेस अब हमारे वहीं पे जाएंगे ना, हम इंसाफ लेने कहाँ जाएंगे? हमारा एक ही तो इदारा है जहाँ से हम इंसाफ ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, नस्ला टावर के पिलर अभी तक खड़े हुए हैं या गिर चुके हैं? नस्ला टावर ना गिरने की वजह क्या है कि खड़े रहेंगे? नस्ला टावर का असल में गिर चुका है, प्रॉपर गिर चुका है। मैं बताता हूँ उसमें असल में आमतौर पे बिल्डिंग्स को गिराया जाता है बारूद लगा के, और इंजीनियरिंग होती है उसकी पूरी के वो बिल्डिंग अंदर ही गिरे। अगर उसने लेफ्ट राइट भी गिरना है किसी जगह पे तो
नहीं, वो अगर उसके दाएं बाएं कुछ भी नहीं है तो उसको उसके हिसाब से भी गिराया जा सकता है। मगर ये इसकी लोकेशन ऐसी है कि ये लेफ़्ट राइट तक के नीचे भी इसको गिराना ज़रा मुश्किल है, साथ में ब्रिज भी है। जी जी जी। और वो अभी इसको ऊपर से इसको तोड़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और काफ़ी पहले तो इसके जितना जो स्ट्रक्चर के अलावा जितना भी इसके ऊपर था, यानी खिड़कियाँ दरवाजे, वो तो सब निकल चुके 100%। और अब ऊपर से टॉप फ्लोर से नीचे इसको तोड़ा जा रहा है। मगर तोड़ते वक्त भी देखा है, मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा है कि उसमें जो है ना वो सेफ्टी प्रिकॉशन इस्तेमाल नहीं किए। सिंपल लेबर लगे हुए हैं, कल को कोई गिर गया उसको पूछने वाला कोई नहीं। इसको तोड़ने के लिए भी कम से कम कोई हेलमेट तक कोई वहाँ पे यूज़ नहीं होता। कोई उसको लेबर ने हेलमेट पहना हुआ है कि उसके ऊपर वो गिर जाए, यानी कि बिल्कुल वो जैसे आम मज़दूर नहीं होता, जैसे गांव में मकान बनते हैं बग़ैर उसके प्लानिंग के, उसी तरह वो टूट भी बग़ैर प्लानिंग के रहा है। तो उसको देखें, अब जैसे किया है सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर है तो वो तो चल रहा है। तो ये हम तो नस्ला टावर को अब क्या गिरना, वो क्या कहते हैं, वो माजी की बात हो गई। अब अभी जो हाल में अभी का बताएं कराची की क्या सूरत हाल है? कराची की सूरत हाल देखें जी, कराची की सूरत हाल को ख़राब करने के पीछे गवर्नमेंट का अपना हाथ है, गवर्नमेंट के इदारों का अपना हाथ है। अगर गवर्नमेंट अपने इदारों पे नज़र नहीं रख सकती या उनको काबू नहीं कर सकती या उनको चला नहीं सकती तो गवर्नमेंट्स को होने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि एक प्रोविंशियल असम्बली की बात करता हूँ, ये प्रोविंशियल असम्बली होनी ज़रूरत ही नहीं है। अगर इदारों ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वो है, या और इस किस्म के जो अदारे जिन जो हैं, ये KSC है, के इलेक्ट्रिक है, या ये सुई गैस वाले, या जितने भी हैं, इन्होंने अगर अपने हिसाब से चलना है तो फिर इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ज़रूरत क्या है कि असल में हम एक नया हमारी एक है फाउंडेशन है, गुड गवर्नेंस फाउंडेशन, जिसका हेड ऑफिस रावलपिंडी में है, टीपू रोड पे। एक हमने शुरू किया है मुस्लिम लीग, आलमी मुस्लिम लीग के नाम से एक हमने पार्टी बनाई है। अभी सिर्फ नाम है, ओनली नाम है, आलमी मुस्लिम लीग। आलमी मुस्लिम लीग का मतलब है कि ये उस मुस्लिम लीग के ऊपर काम करेगी जो 1906 में बनाई थी, बरसगीर में बनी थी, जिसमें बाद में कायद-ए-आज़म ने भी उसे ज्वाइन किया था। तो आलमी मुस्लिम लीग का ये मतलब है कि जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो इकट्ठे हो जाएं और उस पर चलेंगे। तो इस पर 9 पॉइंट एजेंडा है इसका, तो उस पर बहुत लंबी बात हो सकती है, घंटों बात हो सकती है, मगर 9 पॉइंट में मैं सबसे पहला पॉइंट ये है कि हुकूमत सिर्फ हाकिमियत अल्लाह की है। घंटे बाद हुई तो फिर सब ये कहेंगे कि K21 पे नहीं आती रहती, अल्लाह की हाकिमियत होगी। जो आपने जवाब दे, हर शख्स अल्लाह का जवाब दे, और किसी भी शख्स की जो कारकर्दगी है, उसकी ज़ाती जो उसके अंदर जो उसकी ज़ात के अंदर जो उसकी अच्छाइयाँ या बुराइयाँ हैं, उसके ऊपर आपने उसको जज करना है। किसी पार्टी पे जज नहीं करना कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शख्स है तो ये बड़ा ज़बरदस्त है, या ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है तो ये MNA MP है या कारकुन है तो ये ठीक है। नहीं, आप उस शख्स को जज करें, उसको शख्स को जज करके वहाँ लाएँ। और ये जितने भी टॉप से शुरू करें, सदर पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और उसके नीचे तक चले जाएँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान, उसके नीचे तक चले जाएं। और इसके अलावा जितने भी मुलाजम हैं, सब मुलाजम हैं, सब तनख्वाह लेते हैं। जो शख्स भी तनख्वाह लेता है, चीफ मिनिस्टर हो गया, MNA, MPAs, मशीर, वज़ीर, सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, चपड़ासी, पियोन, उससे भी नीचे क्लास BPS जो 4 होती है वहाँ से शुरू होता है, या 2 से, ये सब लोग मुलाजम हैं और सब लोग खिदमतगार हैं अवाम के। ताकत सिर्फ अवाम की है और अवाम इनको ला सकती है या उतार सकती है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शो का टाइम तो अभी है पर सेगमेंट खत्म हो चुका है तो अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत सारे सवाल थे और बहुत सारे, पर मुझे अच्छा लगा शुरू में जो मैंने सवाल किए ना, बहुत सारे लोगों की, बच्चियों की मुश्किलें आसान हो गई होंगी। तो इसलिए कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट टाइम भी आप आएँ तो कुछ इस टॉपिक पे भी हम थोड़ा, जब भी आप आएँ तो बात किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेके आए, थैंक यू जी। नाज़रीन देख रहे हैं आप वीकेंड शाइन विद एनिशा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।